हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक्स चैनल। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, उसी के अंतर्गत जो आता है मृदा चैप्टर, उसी को पढ़ेंगे। और सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉइल चैप्टर को शुरू करते हैं। पहली चीज़ें जो है वो मृदा को प्रभावित करने वाले आखिर कारक क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। तो कारक वो है जो मृदा को प्रभावित करते हैं, जिसमें है उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय और मानवीय क्रिया। ये सभी क्या है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे या कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो एमसीक्यूज़ के रूप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में इसको दिया रहता है कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर लकी ट्रिक्स चैनल, आपको बीच बीच में लकी ट्रिक्स चैनल कॉपीराइट देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि दूसरे चैनल क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने चैनल पर इसको डाल लेंगे बिना मेहनत किए हुए। ये तो मेहनत आपके लिए मैंने कंटेंट तैयार किए हैं। कई चैनल लेते हैं, उस्ताद चैनल होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पर डाल लेते। तो बीच में मैंने ले लिया है ताकि इस तरह की वो नकल ना कर सके। तो आप लोग इस तरह के लकी ट्रिक्स चैनल कॉपीराइट को जहाँ जहाँ देखे आप एडजस्ट कर लेंगे। अब है मृदा के घटक। मृदा के घटक कौन कौन से हैं? खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु। अब चलते हैं, मृदा के कई टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप है कौन सा? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं। यह उत्तरी मैदान में अधिकता में पाई जाती है। आगे है, कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को यह ढके हुए और 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैले है। यह काफ़ी बड़ी मात्रा होती है। यह निक्षेपण मृदा होती है। गठन में बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी, ये तीन होती है। बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी, ये तीन होती है गठन में। इस मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है। एग्जाम में आपको ऐसे करके इस मिट्टी के बारे में दे देगा कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है, पोटास की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे बच के रहना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। नया जलोढ़ मिट्टी, काफ़ी VVI है ये लाइन, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अब आगे चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, तो इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में यह प्रचुरता से पाई जाती है। तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में। शुष्क क्षेत्र में मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में रेह, कल्लर या धूर कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, तटीय मैदानों सहित पूरे भारत में सभी नदी मैदानों में यह मृदा पाई जाती है। नोट क्या कह रहा है? मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है। मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है कौन कौन? तो जनक, सेल, स्थलाकृति, वर्षण की आकृति, वर्षण की अवधि, जलवायु, जैविक गतिविधि और समय। अब दूसरे टाइप की मिट्टी में काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी, दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर यह मिट्टी क्या होती है? पाई जाती है। इसे रेगर या कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। यह मिट्टी निक्षेपण मिट्टी होती है तथा गहरी और अपारगम में मिट्टी होती है, अपारगम में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे है, गीले होने पर फूल जाएगी और चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। और शुष्क ऋतु में क्या होती है? खेतों में दरार पड़ जाती है। देखते होंगे जब आप खेतों में जाते होंगे तो काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, और ऐसे दरार देखने को मिलेगी जैसे लगेगा कि मानो खेत में स्वतः जुताई हुई, कि कोई जुताई करके गया है, ऐसा लाइन हो जाता है उसमें। चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं, तब फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें क्या होती है? कमी होती है। एक एक लाइन बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, और काफ़ी एनसीईआरटी के चैप्टर को जब आप बुक को पढ़ेंगे तो काफ़ी बोरियत फील होगी, क्योंकि इतना चैप्टर को, बड़े बड़े चैप्टर दिए हैं, उसको आपको 4 बार 10 बार पढ़ने में दिक्कत होगा। लेकिन इस तरह के पॉइंट वाइज फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के जितने भी निचोड़ है सभी को इसमें आप तुरंत पढ़ लेंगे। यानी एक चैप्टर को आप 10 मिनट के अंदर आप 10 बार पढ़ सकते हैं, ऐसा है इसमें।
रंग गाढ़ा एवं स्लेटी रंग के होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाए। जितने भी लक्ष्मीकांत के भी बुक को, स्पेक्ट्रम के बुक को, सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में मेरे इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबा लेंगे ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा मिट्टी मिलती है। लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्या है? फैला हुआ है। यह दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहलाती है। कौन? काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला जो होता है वो किसके कारण होता है? तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट लवण की उपस्थिति के कारण। तो ये लवण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। अब चलते हैं मिट्टी के अगली टाइप में, लाल और पीली मृदा। दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां रवादार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है वो होता है। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी क्या होती है? पाई जाती है। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में यह क्या होती है? पाई जाती है। लाल रंग रवादार और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। अब आगे है लाल जलोढ़ होगा यहाँ पे, जलोढ़। लाल जलोढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मृदा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें क्या होती है? कमी होती है। यह प्राचीन क्रिस्टलीय सेल के अपरदन से निर्मित हुआ है। अब आगे है, सतह की मिट्टी लाल होती है तथा नीचे जाने पर पीले रंग की हो जाती है। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ ये मिट्टी है। आगे चलते हैं। किसी मिट्टी का निर्माण प्राचीन आर्कियन एवं धारवार चट्टानों से हुआ है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क कृषि के लिए आदर्श मिट्टी इसको माना जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में ये क्या होती है? पाई जाती है। अब आगे चलते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान तथा भारी वर्षा में विकसित होती है। चूना और सिलिका हट जाती है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम शेष इसमें बची रहती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता इसमें होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। कृषि के लिए उपजाऊ यह मिट्टी नहीं होती है। उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद और उर्वरक की मात्रा को मिलानी पड़ती है, तब जाके ये उर्वर बनती है और खेती लायक होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू के लिए यह उपयुक्त मिट्टी है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह क्या होती है? पाई जाती है। सूखने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर और गीला होने पर काफ़ी मुलायम हो जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। शुष्क मृदा रंग लाल से लेकर किशमिश रंग तक की होती है। नमी और ह्यूमस कम होते हैं। नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में और फॉस्फोट जो होता है वो सामान्य मात्रा में इसमें होता है। पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में यह पाया जाता है। घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। अब आगे है लवणीय मृदा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह उर्वर मिट्टी नहीं होती है। शुष्क, अर्ध शुष्क तथा जल जमाव वाले दलदली क्षेत्रों में यह क्या होती है? पाई जाती है। नाइट्रोजन व चूना की क्या होती है? कमी होती है। पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में इसकी क्या होती है? प्रसार अत्यधिक है। जिप्सम डालने की इसमें सलाह दी जाती है ताकि खेती इसमें की जा सके। केशिका क्रिया को यह बढ़ावा देती है। इस मिट्टी में निच्छालन की क्रिया नहीं होती है। अब आगे है पीठमय मृदा यानी जैव मृदा। वर्षा और उच्चतम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इस मिट्टी को केरल में कारी मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा, तमिलनाडु में ये क्या होती है? पाई जाती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव का विकास बेहतर तरीके से होता है। इसमें फास्फोरस, पोटास की कमी होती है। फेरस आयरन होने से इसका रंग क्या होता है? फेरस आयरन होने से प्राइस नहीं होगा, इस होगा इसका रंग, यानी इसका रंग नीला होता है फेरस आयरन होने के कारण। उम्मीद करता हूं दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिले और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।